थर्ड फैक्टर विच विल अफेक्ट दिस एडजॉर्प्शन। थर्ड फैक्टर देखो सरफेस एरिया का मैंने आप लोगों को बता दिया था, और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का बता देते हैं कि बेस्ड ऑन वंडर वॉल फोर्सेस नेचर ऑफ मॉलिक्यूल विल अफेक्ट द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टेम्परेचर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा एडजॉर्प्शन को? क्या लगता है शिवांगी, क्या होगा टेम्परेचर का? सर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। देखो दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, हमने पढ़ा है, आई थिंक मैंने बता दिया था, फिजिकल एंड केमिकल, राइट? यस सर। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो आपने पढ़ा है कि सर फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सर सरफेस पे एडजॉर्ब होता है ड्यू टू मींस जिसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, रेसिड्यू फोर्सेस की वजह से वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में और सरफेस के बीच में। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है अगर वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा या मतलब ब्रेक हो जाएगा या और स्ट्रांग हो जाएगा? बताइए। नहीं समझ में आई बात? मैं कह रहा हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय वंडरफुल तो वंडरवॉल। वीक पड़ेगा। हाँ वीक पड़ेगा। लेट आ रही है क्या आवाज मेरी? नहीं सर आ रही है। नहीं बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम लोग, तो ये मुझे लग रहा है लेट आवाज आ रही है क्या मेरी? नो सर। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि नो सर? मैं कब बोल रहा हूँ ये तुमको कैसे पता चल रहा है? जब आपके लिखने में वीडियो से। वीडियो से पता लग जाता है ना बस। तो वीडियो तो ठीक है ना, पर मैं बोल तो पहले रहा हूँ ना, वीडियो भी लेट जा रही है ऑडियो भी लेट जा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे थे। तो फिर वो तो पता नहीं चलेगा। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि इट विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा सर? क्योंकि सर वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वीक पड़ जाएंगे टेम्परेचर के साथ, तो अगर वो वीक पड़ जाएंगे तो सरफेस से मॉलिक्यूल भाग जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल है और जो सरफेस है उसके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में क्या है, वैंडरवॉल फोर्स है। तो ये फोर्स जो होगा विल वीकन ड्यू टू टेम्परेचर। तो अगर ऐसा होगा तो एडजॉर्प्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस। केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को। ये बता रखा है क्या मैंने? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन सर, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हम किसको बोलते हैं, एडजॉर्बेट को। ठीक है, एडजॉर्बेट कौन सा होता है, एडजॉर्बेट मैंने टर्मिनोलॉजीज बता दी थी, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, बता ही दिया होगा बेसिक। तो एडजॉर्बेट होता है जो एडजॉर्ब होता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, और एडजॉर्बेंट होता है जो एडजॉर्ब करता है, जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एडजॉर्बेट को बहुत बार मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल, एडजॉर्बेट, ये सब सेम बात है। ठीक है, सरफेस, एडजॉर्बेंट, ये दोनों सेम बात है। तो या तो मॉलिक्यूल वर्सेस सरफेस या एडजॉर्बेट वर्सेस एडजॉर्बेंट, कुछ भी कहो, तो कुल मिला के सरफेस और
एडजॉर्बेट के बीच में, या फिर कह लो सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल एडजॉर्प्शन में। अगर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी रेट ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो। टेम्परेचर देने से रेट होगी। ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो यस। केमिकल एडजॉर्प्शन में उल्टा हो जाता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसे अपने को रटना नहीं है। इन जनरल फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा कॉमन है, तो आप लोग उसके सेंस में बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो केमिकल एडजॉर्प्शन जब हम कराएंगे तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो मैटर करेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा और फिजिकल एडजॉर्प्शन घट जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, क्या लगता है? डायरेक्ट रिलेशन होगा सर। डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो आप लिखें एडजॉर्प्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर। और इसका एक ग्राफ भी है, मैं ग्राफ आप लोगों को बताता हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ। ठीक है, ये मतलब सीधा ही होगा। ऐसा होगा मतलब। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है तीन। मान लो मैंने टेम्परेचर दिया T1, T2 और T3 टेम्परेचर पे मैंने लिखा है ये है प्रेशर और इधर है x अपॉन m। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एडजॉर्प्शन के रेट कंसंट्रेशन को। मतलब x जहां पे है, आप ऐसे समझो कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन ऐसे तो लिखते हैं सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ऐसे करके लिखते हैं। तो x अपॉन m जो रिप्रेजेंट करता है, x जो है ये है, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये है सरफेस का। तो एक तरह से आप मोल फ्रैक्शन टाइप का बोल सकते हो कि x बाई एम जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। पूरे x बाई एम को अगर आपसे कोई पूछे कि x बाई एम क्या है यहाँ पे, ये पूरा टर्म, तो आप बोलोगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा बताइए? T1, T2, T3 में कौन ज्यादा होगा? T3। T3 ज्यादा होगा, क्योंकि सर हम इन जनरल फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में सर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा। तो एडजॉर्प्शन कम कहां पे है? एट सेम प्रेशर। अगर हम बात करें सेम प्रेशर पे, तो कम एडजॉर्प्शन कहां पे है? यहाँ पे है ना? क्योंकि x बाई एम का सर रेशियो जो है वहां पे वो कम दिख रहा है हमें। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम दिख रहा है। अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वहां पे कम दिखेगा तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। But this is valid and this is shown only for physical adsorption. This thing is only for physical adsorption, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात देखो कि एनसीईआरटी में कौन सा है, लैंगमुइर आइसोथर्म है या फ्रेडलिच है, कौन सा वाला है? देखो एक बार। सर हाँ, सर सेम प्रेशर में जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एडजॉर्प्शन कम होगी। ठीक है।
कोई क्वेश्चन है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि फिजिकल सर आपने एडजॉर्प्शन। आपने शायद अभी उल्टा बोल दिया था। ओके, नहीं, सेम प्रेशर पे जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, because we are talking about physical adsorption in general. We are not mentioning that it is a chemical adsorption. It means that we are talking about physical adsorption जो नेचुरली आपस में होता है, नेचर में होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा और प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। तो प्रेशर अगर फिक्स कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो अगर सेम प्रेशर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा। तो मतलब हम लोग एडजॉर्प्शन देख के बता रहे हैं कि टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है या कम है। जहां एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट ज्यादा है मतलब वो टेम्परेचर कम होगा। जय ने बोल दिया था, जय को भले समझ में नहीं आता पर बोल तो जरूर दिया था। क्यों जय? नहीं सर, वो अगर हम वो P के पैरेलल एक लाइन मतलब सीधी खींच दें तो फिर T3 का सबसे ज्यादा होगा, T2 का उससे कम होगा, T1 का उससे कम होगा। मैंने वैसे देख सही लिया। बात, कोई बात नहीं। चलो, तो आई थिंक आपके सिलेबस में कौन सा है? फ्रेंडली चाहिए? यस सर। ठीक है। ये क्या है? नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, आइसोथर्म जो हम करने जा रहे हैं, वो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्वांटिटेटिवली कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे उसको मेजर करेंगे, उसका एक तरीका है, वन ऑफ द वेज है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी का कमाल ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से जेई वेई में, तो तुमको पता ही है। तो एनसीईआरटी इसलिए मैं बोलता हूँ रट लिया करो, पढ़ लिया करो। बिलीव नहीं करोगे, अभी कल के पेपर आया था, नीलेश ने पेपर दिया, उसका देख रहा था मैं पेपर, तो मुझे याद आया कि ये सारी लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एज इट इज, विदाउट एनी चेंज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी से? खोला है कभी बुक? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पेज है ना, पहला पेज एनसीईआरटी में, जहां पे बैटरी बना के और एक अलग से एक्सटर्नल बैटरी लगा के और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगा के ऐसे दिखाया हुआ है और अलग अलग फैक्टर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो वैसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, वो वैसा होगा, ऐसा होगा, 4 ऑप्शन में थे और वही बैटरी का डायग्राम था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था जेईई मेंस का, अभी का, रिसेंटली। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन, ये रट लो। ठीक है, एनीवेज देखो, फ्रिडलिच ही है ना, फ्रिडलिच आइसोथर्म देखो क्या है। फ्रिडलिच ही है सर। स्पेलिंग क्या है? FREUNDLICH, यस सर। आइसोथर्म। क्या है फ्रिडलिच आइसोथर्म? तो सर ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कैलकुलेट करने के काम आता है, एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग कैलकुलेट मैथमेटिकली नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही हो, है ना। फिजिकल के बारे में हम कर सकते हैं क्योंकि फिजिकल प्रेशर और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ना कि वो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, एटलीस्ट नेचर पे डिपेंड करेगा। बट दैट नेचर इज बेसिकली एबिलिटी टू लाइक ऑफर वंडरवॉल फोर्स और एक्सटेंट ऑफ वंडरवॉल फोर्स, नॉट लाइक कि कैसे रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है, वो नहीं है। वो नेचर सिर्फ एबिलिटी है उसकी, कैसे रिएक्ट करता है उसकी, सॉरी कैसे अट्रैक्ट होता है सरफेस पे, नॉट रिएक्ट करने का। तो इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन इजी रहेगा करना, और केमिकल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में भी आप आगे पीएचडी वीएचडी में पढ़ोगे, या फिर प्रैक्टिकली अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे जहाँ पे एडजॉर्प्शन पे वर्क होता है, तो वहां पे आपको मे बी केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा। अभी अपने को सिर्फ जानना था उसके बारे में, उसके बाद मेनली हम लोग इसकी बात करेंगे। खैर, तो फ्रेंडली आइसोथर्म में क्या है, इसका इक्वेशन क्या है? x बाई एम इज इक्वल टू क्या है? k इंटू p टू द पावर 1/n। नोट कर ले इसको सब लोग। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो यहाँ पे, k एंड n,
K and N are constants. ठीक है, K और N कांस्टेंट है यहाँ पे. P जो देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? P इज बेसिकली प्रेशर. और x बाई एम का मैंने अभी बताया थोड़ी देर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है. अब इसके अलग अलग सिनारियोज होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस. क्या क्या सिनारियो होते हैं बताइए? जस्ट लाइक जैसे हमने रियल गैस इक्वेशन में अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, वैसे ही इस पे भी होते हैं. जैसे कि पहला लिखो आप कि एट लो प्रेशर क्या होता है? x बाई एम इज इक्वल टू p टू द पावर 1. मतलब नॉट इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब k तो रहेगा ही, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा. मतलब सॉरी, k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वजह से आया है, तो k नहीं, मैं मतलब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं कि उनमें कैसे प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, किस तरह का रिलेशन होगा. तो x बाई 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1. इसका मतलब ये हो कि n 1 हो गया. तो इस तरह के एडजॉर्प्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एडजॉर्प्शन. मतलब ये कि सर x बाई एम, अगर प्रेशर बहुत कम है, ध्यान से देखो, ग्राफ पे आ जाते हैं वापस, हम लोग देखते हैं. अगर ये ग्राफ था जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, वही ग्राफ तो है एडजॉर्प्शन का, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और इन सब का. तो अगर मैं उसको स्टडी किया जाए, इसको थोड़ा देखा जाए ध्यान से, और यहाँ पे प्रेशर है, तो इस तरह का ग्राफ था, राइट? तो तुम देखो जब लो प्रेशर है, जब इस रेंज में प्रेशर है, देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ रहा है डायरेक्टली. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ रहा है. तो उसी पार्ट को डिस्कस किया कि जब प्रेशर बहुत लो होगा तो x बाई एम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा. और जब प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा? x by m कांस्टेंट होगा. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो एट हाई प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0. p पे डिपेंड ही नहीं करेगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट सा हुआ जा रहा है यहां से आगे. तो हम लोग बोलते हैं इसको जीरो ऑर्डर एडजॉर्प्शन. पॉइंट इज, जब सर प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो प्रेशर ऑर्डर का पार्ट नहीं रहेगा ना, प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो ये केमिकल काइनेटिक्स टाइप की चीज है. ऑर्डर जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स वाला ही, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती थी. अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो है एक्टिविटी. जैसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती थी? कंसंट्रेशन पे. कहाँ पे सर? जब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे. लेकिन कभी कभी सर हम प्रेशर पे भी कर लेते थे, गैस होती थी तो. याद आ रहा है कुछ? तो वैसे ही ये भी है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को अगर हम मान लें कि एक केमिकल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की डिपेंडेबिलिटी देख रहे हैं कि हम किस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा या किस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर x बाई एम जो है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि इनिशियली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के ऑलमोस्ट. ज्यादा प्रेशर पे चले जाओगे तो सर वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा, तो ऑर्डर 0 हो गया. और यहाँ पे जो प्रेशर है सर वही उसका एक्टिव मास है, वही उसका एक्टिविटी कांस्टेंट है. एक्टिविटी है मतलब, एक्टिविटी मतलब जिससे उसका रेट बढ़ता या घटता है. जैसे कि जनरली रिएक्शंस में कंसंट्रेशन होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है, प्रेशर भी होता है. तो एक्टिविटी किसी भी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो यहाँ प्रेशर के टर्म में बात करें अगर, तो जो बीच में होंगे इन मॉडरेट रेंज, फिर वो p टू द पावर 1 बाई n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. बोलो. बोलो हाँ है ना? समझ में? यस सर. ठीक है, चलो लिखो इसको. तो ये नॉर्मली लिख लो कि एंड एट मॉडरेट प्रेशर्स, और इन मतलब बीच का जो पार्ट है, जैसे मान लो ये लो प्रेशर रेंज है और यहाँ से आगे हाई प्रेशर रेंज होता है, तो यहाँ बीच का जो पार्ट है वो तो वही रहेगा जो हमने पढ़ा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी,
x by m is directly proportional to p to the power 1 by n. ठीक है, बोलो जाए। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन जनरल, मतलब बाकी किसी भी रेंज में ये होगा। अब हमें k और n को कैलकुलेट करना है, क्योंकि कांस्टेंट है तो k और n के बीच में रिलेशन लिखना है। तो x by m को हम लोग एक्सटेंट ऑफ वही रखेंगे, x by m को फिर से मैं एक वैसे लिख लेता हूँ, k इंटू p टू द पावर 1 by n लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिख दूं कि log, क्योंकि ऐसे ग्राफ राफ पूछे जाते हैं, log x by m, तो ये क्या हो जाएगा, log k प्लस 1 by n log p लिख सकता हूं मैं इसको। यस सर। तो यहाँ पे log p वर्सेस log x by m का ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है। वहां पे क्या था, x by m वर्सेस p था, यहाँ पे log p वर्सेस log x by m का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। यहाँ पे रख दो log p और इधर रख दो log x अपॉन m। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, बोलो हुआ कि नहीं। तो इसका जो प्लॉट Yes. होगा वो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह का बनेगा, जहां पे ये क्या होगा, ये जो देख रहे हो ये वैल्यू होगी इसकी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट मार्क किया गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी log कितनी, k होगा क्या। यस सर। यस सर। क्योंकि k भी कांस्टेंट है और वो वैल्यू भी कांस्टेंट है जहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। उसके बाद तो ये मतलब हमें पता चलेगा, मतलब कुल मिला कोई पूछे कि इसका लेंथ कितना है भाई, तो आप बोलोगे log k है ये। ठीक है, अगर आपसे कोई इसका स्लोप पूछे तो क्या बोलोगे, 1 by n, यस सर। ये तो है स्लोप। तो यहां से स्लोप के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कैसे वो चेंज होगा, और ये थीटा जो भी एंगल आएगा उसके बेसिस पे हम स्लोप बता सकते हैं, मतलब कैसे भी करके स्लोप बता सकते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे हम लोग k और n दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, बताइए। तो ये जो एडजॉर्प्शन हम देख रहे हैं, दिस एडजॉर्प्शन इज बेसिकली क्या, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस है ये। अगर इसी को मुझे लिखना हो, सी एडजॉर्प्शन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गैसेस के सॉलिड सरफेस पे ही होता है, एडजॉर्प्शन जो है वो लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। तो लिक्विड के, क्योंकि लिक्विड के अंदर होता है सर एडजॉर्प्शन, वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके सरफेस के ऊपर होता होगा ना मॉलिक्यूल, एडजॉर्ब होते होंगे किसके, एयर के या मे बी किसी और सब्सटेंस के। तो उस केस में क्या होगा आप बताइए कि कौन सा टर्म होगा। तो लिखेंगे आप इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन, लिखो आपकी इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेस, या आप बोल सकते हो कि एडजॉर्प्शन इन लिक्विड फेज, एडजॉर्प्शन इन लिक्विड फेज। तो उसमें कुछ नहीं करना है तुमको सिर्फ x by m जो है उसको लिख देना है k इंटू कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 by n। प्रेशर जो है आपको भी पता है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर जो होता है वो कंसेंट्रेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो अपन इसमें कि ये समझे, वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि सर सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दो फैक्टर हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन सर वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में वो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में, इसलिए वो एडजॉर्ब होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन सर नेचुरली बहुत ज्यादा होता है तो वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। केमिकल एडजॉर्प्शन कराने के लिए हमें स्पेसिफिकली कुछ रिएक्शंस करानी पड़ेगी तो वो
थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। फिजिकल के लिए हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगी, केमिकल में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। प्रेशर बढ़ाने से दोनों में ही बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा था कि सर फिजिकल और केमिकल को लेयर के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एडजॉर्प्शन को। अच्छा ये मैंने शायद नहीं बताया होगा, तो एक क्विकली आप लिख सकते हो चाहो तो, कि जो एडजॉर्प्शन है वो लेयर के बेसिस पे उनको मोनोलेयर और मल्टीलेयर भी बोलते हैं। मे भी मैंने कभी मेंशन किया हो मोनोलेयर और मल्टी, बताया किसी ने। हाँ। तो मोनोलेयर होता है कि एक ही लेयर बने सरफेस पे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूल की एक ही लेयर बने दूसरी लेयर बने नहीं। समझ रहे हो कि हम नहीं रोक सकते ना, हमारे हाथ में थोड़ी है कि मॉलिक्यूल एक ही लेयर बनाएगा। और मॉलिक्यूल कोई इंसान तो है नहीं कि उसको आइडिया आएगा कि नहीं यार अच्छे से अरेंज होते हैं, पहले एक लेयर में ही अरेंज होते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, वो तो नेचुरली जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा। तो नेचुरली एक ही मोनोलेयर नहीं होता है, मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होता है। फिर एडजॉर्प्शन में हमने पढ़ा उसका एक्सटेंट, और उसमें हमने पढ़ा सर कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकते हैं। नेचर भी पढ़ा हमने, सरफेस एरिया पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, वो सिर्फ फिजिकल के लिए पढ़ा हमने। उसके बाद हमने आज की क्लास में डिस्कस किया फ्रेंडली आइसोथर्म और इसके और भी फैक्टर्स की कैसे प्रेशर अफेक्ट कर सकता है एडजॉर्प्शन को। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए अगर तो बहुत मतलब रेयरली ही आएगा, मतलब न्यूमेरिकल टाइप। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे बेस्ड बहुत बार आ चुके हैं और आ भी जाएंगे आगे भी। कॉन्सेप्चुअल एज इन कि इसके बारे में जैसे 0 और 1 वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था वहां पे उस हिसाब से, या फिर कंसंट्रेशन वाला जो मैंने बताया अभी लिक्विड के लिए वो वाले टर्म में, इस टर्म में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में। या फिर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एडजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, ऐसे ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे दिया। तो आपको फिर पता है कि एडजॉर्प्शन अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा तो वो जीरो ऑर्डर हो जाता है, एडजॉर्प्शन अगर लो टेम्परेचर पे हुआ तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक, यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, एडजॉर्प्शन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड तीसरा है कैटलिस्ट। ठीक है, 3 पार्ट में है सरफेस केमिस्ट्री। तो पहला पार्ट था एडजॉर्प्शन जो हमने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं विच इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन? बस इंट्रोडक्शन लेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि ये होता है। तो बताइए कि क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन? सर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो उससे लाइट तभी स्कैटर होती है ज़्यादा। बड़े होते तो नहीं होती? बड़े होते हैं, अच्छा बड़े होते हैं तो होती है, जब छोटे होते हैं तो नहीं होती। मतलब जब 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बड़े कहाँ तक? 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। तो 1 नैनोमीटर से बड़ा कितना? जितना भी बड़ा हो। ऐसा थोड़ी होता है जितना भी बड़ा होता है। पत्थर डाल दे पानी में तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या? नहीं सर। तो बड़ा तो बड़े की तो तुम कह रहे हो कहीं जितना भी हो जाए तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो सही बात है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसको क्यों पढ़ रहे, लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझ लो, एक बेसिक आइडिया ले लो, फिर पढ़ के आना एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी करा रहा हूं मैं तुमको एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी से ही आएंगे क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी ही है, मतलब सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो नॉर्मल सॉल्यूशन से इस बात से डिफरेंट होता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन अ सॉल्यूशन? Mixture of सॉल्वेंट प्लस molecules. सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, Mixture of molecules. मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन कैसे हो गया? जाए तो वही बात है, कोई बताएगा डिफाइन मैरिज तो आप बोलोगे हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ थोड़ी मैरिज होता है, मैरिज एक प्रोसेस है, फिनोमिना है, एक तरीका है, राइट? तो वो तो तुमको पता है कि हाँ क्या क्या इन्वॉल्व है वो तो पता ही है, बट दैट इन्वॉल्वमेंट इज नॉट इट्स डेफिनेशन। नो डेफिनेशन ऑफ, तुम्हारा भी गलत है गुरनूर, वी नीड टू बी स्पेसिफिक। बहुत साइंस स्टूडेंट है, अब ऐसे थोड़ी कुछ भी बोलते, तो बच्चे को भी पता है 9th क्लास के कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फिर उसको भी पता है कि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन बोलते हैं।
पर एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए मुझे। डेफिनेशन मतलब रटी हुई नहीं, मुझे एक्यूरेसी चाहिए कि सर इस तरह का मिक्सर होगा तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। बोलो शिवांगी। बताओ, तुम लोग इतने बड़े हो गए, 12th क्लास में आ गए, तुमको सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं पता है? सर Homogeneous mixture. वो होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट हम मिक्स करते हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए प्रॉपर, तो उसको हम सॉल्यूशन सोल्यूट कहते एंड हैं। सॉल्वेंट। तो दूध में दूध सॉल्यूशन है कि Homogeneous नहीं? mixture. हाँ, दूध सॉल्यूशन है कि नहीं जय? दूध सॉल्यूशन है? नहीं है। नहीं। दूध एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो देख रहे हो, दिखने में कुछ भी हो, जैसे तुम्हारे पेन में जो इंक यूज होता है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तभी तो इंक तुम ऐसे सर्दियों में छोड़ते हो तो पता चला इधर से बाहर निकल गया या ड्राई हो गया, इस तरह तो से। दूध सर को नहीं, दूध नहीं होगा क्योंकि वो मिक्स नहीं होता पानी के साथ या किसी के साथ। दूध अपने आप में एक सॉल्यूशन है ना पहले तो, और दूध पानी के साथ मिक्स कैसे नहीं होता? दूध वाला इतना बेवकूफ बना के जाता है तुमको मिक्स करके, तुमको दिखता नहीं है? सर पर जब हम करते हैं तो पानी ऊपर तैरने लग पड़ता है। तो वो तो नॉर्मली भी तुम दूध लेके आओ, एकदम प्योर दूध भी तुम निकालो, गाय से दूध निकाल के और लाके तुम रख दो थोड़ी देर, तो उसका भी पानी ऊपर दिखने लगता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, नो। तो जैसा कि गुरनूर ने लास्ट में बोला कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ये सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर टर्म यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हेट्रोजीनियस हो गया तो उसी को हम कोलॉइड बोल देते हैं। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स की अवेबिलिटी है, वो अलग अलग रेंज पे अलग अलग क्वांटिटी होगी। हो सकता है कि सरफेस पे जैसे पानी तुमको ज्यादा मिल रहा है, मतलब कंसंट्रेशन कम है सरफेस पे, और बॉटम में जा रहे हो तो तुमको दूध का मतलब मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो होमोजेनियस कंसंट्रेशन नहीं हुई ना, ऊपर पानी ज्यादा है और नीचे मिल्क के सॉल्यूट ज्यादा है, तो मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हालांकि सिर्फ ये बात नहीं डिसाइड कर देती कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, बोलोगे सर सस्पेंशन में भी तो यही होता है ना, कि नीचे रह जाता है सब कुछ प्रेसिपिटेट और ऊपर पानी, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है? तो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक साइज रेंज, कि 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा अगर साइज हुआ पार्टिकल का तो वो हो जाता है सॉल्यूशन, 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा तो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल्स, और 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हुआ तो वो हो जाएगा सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। बोलोगे सर ये 1 एंगस्ट्रॉम की साइज का कौन सा मॉलिक्यूल होगा, या 10 एंगस्ट्रॉम की साइज का तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा, बहुत छोटा होगा ना। 10 एंगस्ट्रॉम तो किसी की रेडियस भी नहीं होती है। अगर हाइड्रोजन की भी रेडियस डिफाइन करें तो कितना होगा? कितना रेडियस होता है हाइड्रोजन का? बताओ अभिनीत। तो दोबारा बोलना, आवाज नहीं आई। हाइड्रोजन का रेडियस कितना होता है? 0.59 एंगस्ट्रॉम। 0.5 to 9, हाँ 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो साइज होती है, मैं बोल रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनना है, यानी कि मैं कुछ भी बोलूं तो मान लो। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज अगर 10 एंगस्ट्रॉम से 1 से 10 के बीच में है तो वो एक आपका सस्पेंशन कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली, हमें दिखते नहीं है। मॉलिक्यूल की साइज बड़े होने के कारण वो लाइट को स्कैटरिंग, जो आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे तुम? स्कैटरिंग क्या होती है जय? खैर छोड़ो। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं,
वही कोलॉइड में जाएंगे तो कोलॉइड में पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, कोलॉइड में पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। कोलॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स जो है वो उन पे हल्का फुल्का ग्रेविटी का इफेक्ट हो जाता है। ऐसे करके अलग अलग जो भी एस्पेक्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फोम, जेल और जितनी चीजें हम लोग घर में यूज करते हैं दे आर फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, टूथपेस्ट से लेके और मतलब जो भी आप जेल वेल यूज करते हो सब, जो हेयर जेल और जो भी जेल यूज करते हो तुम, ठीक है, या बड़े होगे तो सेविंग क्रीम यूज करोगे और भी इस तरह की चीजें, तो वो सारी कोलोइडल सॉल्यूशन ही होती है। तो हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ के आना एनसीईआरटी, ताकि ये चीजें फास्ट हो सके। इस सब में टाइम नहीं देना है, कुछ भी कर लो। देखो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। 21 तारीख से रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 21 सितंबर से रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो जितना हो गया हो गया, जितना बच गया उसको कैसे करना है वो बात की बात है। वैसे बचेगा नहीं, कुछ बचा नहीं है, वो ऐसी चीज चैप्टर बचे हैं जो तुमको खुद पढ़ने थे या पढ़ने हैं। ठीक है, तो 21 से रिवीजन शुरू हो जाएगा। 21 से या हार्डली आई थिंक 23 को मंडे पड़ रहा है। मंडे जब भी है, पहला मंडे आ रहा है अगले वीक में, आई थिंक 21 को ही है। तो 21 से रिवीजन शुरू हो जाएगा। रिवीजन के लिए प्रिपेयर रहना आप लोग। रिवीजन का प्लान थोड़ा अलग होगा। रिवीजन का प्लान ऐसा नहीं होगा जैसा ये जनरली चलता है आपका।